सहरसा जैसे शहरों में अभी भी जो क्वालिटी एजुकेशन है आप बोल सकते हैं वो अभी भी मिसिंग है। तो आप उस समय में बात करो 90s के समय में तो और ज़्यादा 10th में हमारा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। तो मेरे पिताजी इंजीनियर थे तो उनकी इच्छा भी थी, घर की इच्छा। और ये तो जानती ही हैं बिहारी फैमिली में भी जो अच्छे मार्क्स लाए हैं तो वो इंजीनियरिंग ही करेंगे, साइंस बैकग्राउंड ही चुनेंगे भाई। साइंस भी नहीं कि आप कोर साइंस नहीं चुन सकते कि आप कोर साइंस नहीं, इंजीनियरिंग करो, उसका पैकेज बहुत अच्छा है। ये चीज़ें भी हुई तो हमारे ऊपर भी प्रेशर था। ये पढ़ाई पहले हम अपनी खुशी के लिए पढ़ते थे, ऐसी बात नहीं थी कि मुझे साइंस या मैथ्स पसंद नहीं था, लेकिन वो पहले की खुशी के लिए पढ़ाई करते थे, अब पैकेज के लिए पढ़ाई करना है। कुछ कहानियाँ सपनों की होती है, कुछ कहानियाँ संघर्ष की होती है, लेकिन आज की जो कहानी है वो फैसले की कहानी है। और उस फैसले की कहानी की नायक हमारे साथ है दिव्या गौतम। एक ऐसी शख्सियत जिसने एक ऐसा फैसला लिया जो कहीं ना कहीं अपनी माँ की अभिलाषा को पूरा करने की थी, लेकिन जब माँ की अभिलाषा पूरी हुई तो माँ नहीं थी। वो कैसा था समय जब माँ की अभिलाषा तो पूरी हुई लेकिन माँ नहीं थी? कैसा संघर्ष रहा उस समय का? हाँ देखिए, माँ की अभिलाषा, सबकी माँ जो है वो अपने बच्चों की एक बेहतर ज़िंदगी चाहती है। और मेरी माँ का भी यही सपना था कि हम तीनों बहनें थे तो उनकी ज़िंदगी अच्छी हो और हम लोग अच्छे से पढ़ लिख जाएं, अपने ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। जो एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में जो सपने लड़कों के लिए जनरली देखे जाते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उसी तरह से मेरी माँ की भी यही इच्छा थी कि उन्होंने हमेशा से यही कहा कि अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए अपने लाइफ में। आप जानती भी होंगी कि हम सहरसा से बिलोंग करते हैं, तो 5वीं तक मेरी पढ़ाई भी वहीं हुई। हिंदी मीडियम से या फिर नहीं, वहाँ के जो लोकल गवर्नमेंट स्कूल, लोकल प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं, जो हिंदी मीडियम से गली मोहल्ले के नहीं, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो होते हैं। आप यहाँ भी आ रही होंगी तो बहुत सारे गली मोहल्ले में जो छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, उसी तरह के स्कूल्स में मेरी माँ की बहुत इच्छा थी बचपन से ही कि इंग्लिश पढ़ें, इंग्लिश सीखें। वो खुद भी बहुत सीखने की कोशिश करती थी क्योंकि वो उनकी पढ़ाई उन्होंने 10वीं 12वीं तक पढ़ाई की थी, तो उनकी सबसे ज़्यादा इच्छा यही रहती थी कि मेरे बच्चे जो हैं इंग्लिश पढ़ सकें, इंग्लिश बोल सकें। तो उस समय इंग्लिश का क्रेज़ भी था, अभी भी है, अभी भी एक मोनोपोली आप कह सकते हैं कि इंग्लिश को सीखना बहुत ज़रूरी है आज के समय में भी। तो उस वक्त तो और ज़्यादा, तो घर में पहली बार इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब वो दाखिला कराई मेरी, इससे पहले जो मेरे चाचा चाची के बच्चे सब थे सारे हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, तो उस वजह से भी उनको बहुत ही टॉन्ट सहना पड़ा। अच्छा, अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ा रही हैं, पता नहीं इंग्लिश भेजेंगी क्या करेंगी। ये सारी चीज़ें, मतलब एक होता है एक फैमिली में, जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो उस पर सबके कोई ना कोई विचार होते हैं। तो बहुत इसको लेकर के भी कभी घर में प्रेशर आता था कि नहीं उस स्कूल में ऐसे कुछ नहीं होगा, इधर भेज दो, इधर करो। तो उसमें भी वो अपने डिसीजन पे इंटैक्ट रहीं। कई बार तो हम देखते थे कि हम इंग्लिश में जो किताबें रहती थी तो उसको पढ़ाने के लिए मैं देखती थी कि उनके पास डिक्शनरी होता था और वो डिक्शनरी से ढूंढ करके अक्षर वो पढ़ाती थी। तो ये उनका मेहनत आप कह सकती हैं था। और फिर एक, आप तो जानते ही हैं कि सहरसा जैसे शहरों में अभी भी जो क्वालिटी एजुकेशन है आप बोल सकते हैं वो अभी भी मिसिंग है। तो आप उस समय में बात करो 90s के समय में तो और ज़्यादा ये था। और एक जॉइंट फैमिली में बच्चों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो इस वजह से भी मेरी माँ चाहती थी कि हम अच्छी पढ़ाई करें। तो मेरी बुआ आती थी छुट्टियों में, सुशांत की मम्मी, हाँ, जो वो मेरी बुआ हैं, तो वो वो आती थी गर्मी छुट्टी में, तो उन्होंने ही मेरी माँ को कहा कि
आप पटना लेके आओ। और मेरे पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो उन लोगों ने सोचे उस टाइम में ये डिसीजन लेना कि तीनों बच्चों को लेकर के, मैं 5th या 6th में थी, मेरी बहन, बीच वाली बहन 3rd या 2nd में होगी, छोटी वाली बहन पढ़ाई स्टार्ट ही कर रही थी। तो हम तीनों को लेकर के अकेले, जबकि वो मतलब पूरी ज़िंदगी उनकी आप कह सकते हैं कि जब शादी से पहले वो गांव में ही रहती थी, और ऐसे में वो अकेले लेकर के आना, एक रेंटेड फ्लैट लेकर के आ कर के यहाँ एडमिशन कराना मेरी फूआ की मदद से, और यहाँ पे पढ़ाई बस 5-6 महीने भी नहीं हुए होंगे कि मेरी बुआ का देहांत हो गया। वो जब हम लोगों को लेके यहाँ आई थी तो 7-8 महीने ही हुए होंगे, तो उनका ब्रेन हैमरेज से उनका देहांत हो जाता है। तो आप सोचिए मेरी माँ के लिए और परेशानियाँ बढ़ गई, चुनौती हो गई कि जिनके सहारे वो यहाँ आई थी तो वही नहीं रही। तो वैसे समय में हम लोगों को तीनों को लेके चलना और उनकी पढ़ाई को देखना, खुद भी अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकती हैं, फिर भी मतलब होमवर्क करवाना, काम करवाना, घर के काम को करना, ये सारी चीज़ें हमने बचपन से, एक उसकी वजह से एक प्रेशर भी छोटे दिमाग में। अब वहाँ से आने के बाद एक जॉइंट फैमिली से आकर के एक छोटे से 1 रूम 2 रूम के फ्लैट में रहना, तो हमें भी लगता था कि कितने भाई बहन सब कोई था वहाँ पे आसपास। यहाँ पे आना रोज़ गिनते थे हम लोग कि कब वापस जाएंगे घर पे। तो ऐसे में मतलब आप कह सकते हैं कि ये डिसीजन, वो जब आ रही थी तब भी मेरे जो सगे संबंधी होते हैं वो तो हर चीज़ से उनको परेशानी होती है। तो उनका कहना था कि अच्छा ये क्या पटना पढ़ा करके बेटियों को क्या ही हो जाएगा, क्या कर लेंगी, अकेले क्यों भेज रहे हो। मेरे पिताजी को भी ये सारी चीज़ें हुई थी, उससे लड़के यहाँ आना, तो उनके अंदर में भी एक खौफ रहता था। सबसे छोटी थी वो, 4 मेरे बड़े चाचा हैं, चाचियाँ हैं, और उस समय तो और ज़्यादा प्रेशर, यंग थी, तो उनको लगता था कि कोई भी गलती अगर होगी, अगर इन लोगों के रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे या कुछ भी हुआ, इन लोगों की तबीयत भी अगर हमारी ख़राब होती थी तो उसकी वजह से उसकी भी वजह मेरी माँ को ही कहा जाता था कि बड़ा छोटे होने के बाद तो सब प्रेशर एक ही पर आता है। तो ये सब चीज़ों को हम देखें उनके अंदर में, जो एक मतलब डर सा कि एक तो ले तो आए हैं लेकिन पता नहीं कुछ भी गलती होगी तो घर वाले जो हैं हमें ही बोलेंगे। और अक्सर बिहारी परिवार में छोटी बहू होना मतलब सबकी जिम्मेदारी होना, सबकी बातों को सुनना, सबकी बात, कुछ भी अगर आपके साथ कुछ होता है, आपकी तबीयत खराब, मैं तो अपनी बात ना करूं, उनकी तबीयत खराब रहती थी, उनको अस्थमा का प्रॉब्लम था, तो तबीयत उनकी ख़राब रहती थी। एक तो सोचिए कि 3 बच्चे होना, अस्थमा की वजह से वो बहुत कमज़ोर थी पहले, तो उस वजह से भी उनको डर रहता था कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मेरे घर बच्चों को लेकर के भी सबसे ज़्यादा ताने और लोगों से भी सुनना पड़ता, कैसी है, बीमारी वाली है, ये है, क्या बच्चे पालेगी, क्या ये पटना लेके चली गई है। तो उनको अपने हेल्थ की भी चिंता रहती थी कि अगर मेरी भी तबीयत ख़राब होगी तो हम ही को सुनना पड़े। तो यही एक सोसाइटी में आप देखिएगा कि महिलाओं को किस तरह से मतलब हर चीज़ के लिए उसको ही जिम्मेदार माना जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी। 10th में हमारा रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। तो मेरे पिताजी इंजीनियर थे, तो उनकी इच्छा भी थी, घर की इच्छा, और ये तो जानती ही हैं बिहारी फैमिली में भी जो अच्छे मार्क्स लाए हैं तो वो इंजीनियरिंग ही करेंगे, साइंस बैकग्राउंड ही चुनेंगे भाई। साइंस भी नहीं कि आप कोर साइंस नहीं चुन सकते, कि आप कोर साइंस नहीं, इंजीनियरिंग करो, उसका पैकेज बहुत अच्छा है। ये चीज़ें भी हुई, तो हमारे ऊपर भी प्रेशर था कि इंजीनियरिंग करना है, क्योंकि हम इंजीनियर की बेटी हैं। तो हमने चुन लिया, यही मेरे पास ऑप्शन था। तो लेकिन वो प्रेशर कि जैसे 10th तक आप बस एकेडमिक पढ़ाई करते हैं, लेकिन 10th के बाद जो प्रेशर आता है, जो भी बच्चे आजकल तो 7th क्लास से कोचिंग भेजने लगते हैं पेरेंट्स। सोचिए एस्पिरेशन, अपने एस्पिरेशंस कितने थोपे जाते हैं बच्चों पे।
तो उसके बाद स्कूल जाना, उसके बाद कोचिंग जाना, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत नई थी और इसमें मुझे बहुत कंफर्टेबल हम नहीं फील कर रहे थे कि ये पढ़ाई पहले हम अपनी खुशी के लिए पढ़ते थे। ऐसी बात नहीं थी कि मुझे साइंस या मैथ्स पसंद नहीं था, लेकिन वो पहले की खुशी के लिए पढ़ाई करते थे। अब पैकेज के लिए पढ़ाई करना है कि अब हम ऐसे इस कॉलेज में चले जाएं जो पैकेज मेरा बहुत अच्छा हो जाए। तो वो प्रेशर हम एकदम ही चेंज हो जाता है 10th के बाद स्टूडेंट्स के बीच में। उसके ऊपर पूरे दुनिया का प्रेशर कि अच्छा IIT में होना ज़रूरी है, इस क्लासेस में विद्या कौन से क्लासेस थे उस टाइम में, बंसल और ये सारे क्लासेस में होना। तो उस समय आपको लगता है कि मतलब आप कितने आपको फील होगा कि यू आर नोवेयर, आप कहीं नहीं हैं। मतलब दुनिया में बहुत 7th क्लास से लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आप बहुत मतलब मुझे लगा, मैं जिस तरह की सोच की थी तो मुझे लगा कि यार किताबें मुझे तो कुछ पढ़ने, आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं है, मतलब हम इस दुनिया में हम बिलोंग ही नहीं करते हैं। तो मेरे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए नहीं और इसका मतलब फ़ोन कर के ये करना कि कभी ऐसा नहीं हुआ था, इतना बेकार रिजल्ट हमारे घर में तो किसी हाँ, का और नहीं रिजल्ट हुआ था। आता भी है तो सब कोई कॉल करके पूछता है भाई क्या क्या रिजल्ट आया है तुम्हारा। कैसा रिजल्ट आया, और इससे बहुत मतलब रहता है। अभी भी हम देखें कि आपके दुख के समय में कोई साथ नहीं होंगे, लेकिन आप जब आप समाज के हिसाब से आप में कोई गलती हो गई या कुछ, गलती तो नहीं मानते इसको, हाँ। 60-70 से अगर हमारे बच्चे को 63-64% आए तो हम तो बहुत खुश होंगे। लेकिन उस उनको डर क्या है कि समाज के लोग अब हमें बोलेंगे कि हम पटना लाके क्या ही किए। तो ये चीज़ें हम शुरुआत से ही तो एक मन में एक आप कह सकते हैं कि उसको लेकर के जो प्रेम जो था कि हाँ मतलब ये लोग सब अपने हैं, ये लोग सब मेरा अच्छा चाहते हैं, वो समय हमें समझ में आया कि सब लोग अच्छा बोलने वाले लोग आपका अच्छा चाहते नहीं हैं। और आपकी माँ को कोई अगर किसी बात को लेकर के परेशान करे तब और ज़्यादा आपके मन में रहता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग मेरा अच्छा नहीं चाहते, ये मेरे दुख पे और नमक छिड़कने का काम हमेशा करेंगे। और ये हमने देखा भी कि जो लोग उस समय में ऐसा किए वो मतलब उसके बाद जो भी लाइफ में अच्छे समय में उनका कभी फ़ोन नहीं आया, लेकिन बुरा कुछ हुआ लाइफ में तो उनका जले पे नमक छिड़कने के लिए ज़रूर आया। तब मुझे समझ में आया कि जो लोग आपके आसपास हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपके जो सगे संबंधी हैं, जो लोग जिसके साथ आप बचपन से रहे हों, वो सब आपका अच्छा ही चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, बहुत सारे लोग बुरा भी चाहते हैं। तो वो प्रेशर, इट वाज वेरी डिप्रेसिंग फेज़ फॉर मी। मुझे लगा कि यार मुझे अपनी चिंता से ज़्यादा माँ की चिंता थी कि हमने क्या किया ऐसा कि माँ को इतना सुनना पड़ रहा है। रिजल्ट ही तो आया है। हाँ। तो उसके बाद उसी समय में एक तो तैयारी के समय में ही मुझे आप कह सकते हैं कि उस चीज़ से बचने के लिए, ये जो कंज्यूमरिस्टिक पढ़ाई जो है उससे बचने के लिए आप कह सकते हैं हमने खुद को भी ढूंढना शुरू किया कि मुझे क्या पसंद है। तैयारी का जो एक गैप मिलता है, तो उस वक्त मैं द हिंदू पढ़ना, फिर कुछ किताबें जो अदर देन एकेडमिक, जो नहीं पढ़ना चाहिए उनके हिसाब से कि ये सब की क्या ज़रूरत है, इससे कौन सा जॉब मिल जाएगा हमारे। किताब पढ़ते हैं, चाहे हमारे घर के जो बच्चे होते हैं वो अगर ज्योतिबा फुले की या फिर अम्बेडकर की किताबें पढ़ने में, गार्जियन बोलेंगे अरे यार ये सिलेबस की किताबें थोड़ी हैं, मत पढ़ो इसको। ये सब पढ़ के क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर करना शुरू की कि ये चीज़ें तो हमसे संभव नहीं है और ना ही मैं इसमें खुश हूँ। तो मुझे किस तरह की किताबें पसंद हैं, तो मैं पढ़ना शुरू की मैक्सिम गोर्की, और यहाँ बुक फेयर लगता है, उस समय से ही मैं बुक फेयर जाती थी, कुछ किताबें देखती थी, कुछ अपने पॉकेट मनी बचा के कुछ किताबें छुपा करके लेके आती थी कि लोगों को पता ना चले कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर, किताब नहीं है ये। मैं छुपा के, ये जो आप अभी यहाँ लाइब्रेरी में किताबें देखते, मेरे उस समय से जो किताब मैं खरीदते मैं आई हूँ वो सारे का कलेक्शन है। तो वो उस समय से ही मेरी जो रुचि है इस तरह की साहित्य में,
और आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरह की किताबों में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड किताबों में ये सब मैं पढ़ना शुरू की, द हिंदू पढ़ना शुरू की। तो मेरा जो होराइज़न है वो चेंज हुआ और मैं ढूंढने लगी कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ये सब पढ़ना अलाउड होता है। तो ऐसे तो घर के लोग मेरे ऊपर तो आप कह सकते हैं कि सोचना ही बंद कर दे कि जैसे लोगों ने कहा कि अरे अब तो इंजीनियरिंग कर नहीं पाई, अब वैसे बीए में करवा दो, कहीं शादी करवा दो, यही सारी चीज़ें होती हैं कि अच्छा पैकेज मिलता तो पैकेज वाला दूल्हा होता, अब बीए में करवा करके दहेज दे के शादी करवानी है। तो ये चीज़ें फोर्स करते, लेकिन मेरी माँ ने आज कभी नहीं बोला ऐसा। फिर मैं कॉलेज ढूंढने लगी तो पटना कॉलेज में उस समय में मास कम्युनिकेशन के लिए सीटें थी, अभी एग्ज़ाम होना था। तो मैं सोची कि ये बहुत अच्छा है, ये मास कम्युनिकेशन में मैं ये भी पढ़ सकती हूँ, सारी किताबें पढ़ सकती हूँ, न्यूज़पेपर इज़ अ पार्ट ऑफ इट, तो वो उसका पार्ट है। तो मुझे लगा कि ये करना अच्छा रहेगा, जिससे मैं समाज के बारे में पढ़ भी सकूँ और अपने बीए भी हो जाए और ये भी हो जाए। तो इसी वक्त आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकली भी थिएटर के को भी समझने का, जैसे इसी वक्त आपकी जो स्टूडेंट राजनीति थी वो भी शुरू हुई थी। बिल्कुल वो 2011 का समय था। तो मेरी शुरुआत नाटकों से हुई, थिएटर से हुई। उस समय मैं कॉलेज गई तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे थिएटर के लिए, हिरावल, तो मैंने वर्कशॉप किया, थिएटर वर्कशॉप किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने दिनों का जो ट्रॉमा मेरे अंदर था, मतलब जो चीज़ें मैं झेल रही थी, ये तो वो सब चीज़ें मतलब आप कह सकते हैं कि वर्कशॉप के दौरान अपने अंदर में कॉन्फिडेंस आया कि आई एम समथिंग, मुझे आता है बहुत सारी चीज़ें जो लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है जिसका। तो वहाँ जा कर के जब मैं थिएटर की स्टेज पे परफॉर्म किया तो मुझे खुद में भी बहुत कॉन्फिडेंस आया और मैं खुश थी कि मैं वही चीज़ पढ़ रही हूँ जो मुझे पढ़ना चाहिए था। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी मेरा टॉप था। मैं सोची नहीं थी कि इतने लोग इतना बुरा बोले तो मैं टॉप भी कर सकती हूँ। पूरे खानदान की मैं नालायक बच्ची थी, अब मैं टॉप कर गई। हाँ, और फिर आपका इंतज़ार होता है कि कब कुछ गड़बड़ करे तो मैं फिर से इसका तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। हम कभी नहीं लेते कि कोई कहता है कि नाम रोशन कर दिया, कभी क्या कहते हैं, नाम डुबा दिया। तो इसलिए लोगों की चिंता मत कीजिए, कभी वो बोलेंगे नाम रोशन कर दिए, कभी बोलेंगे कि आप नाम डुबा दिए। आप अपने काम करो, अपने ज़िंदगी को एस्थेटिकली और एथिकली जियो, ये ज़रूरी है। हमें ये लगा पहले, अभी भी चिंता रहती है, मैं बोल तो नहीं हूँ, लेकिन एक मतलब कभी किसी ने कुछ कहा तो इफेक्ट तो आदमी होता ही है, इंसान तो है ही, हम रोबोट तो है ही, अटैच तो हम लोग रहते हैं नहीं। यही आदमी कुछ दिन पहले बोल रहा था कि नाम रोशन कर दिया, अभी ये बोल रहा है भाई इसके डाइकोटमी का क्या करना। तो मैं कॉलेज गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कॉलेज गई तो मुझे अच्छा लगा, लाइक माइंडेड लोग मिले। आयसा से भी मेरा इंटरेक्शन, जो लेफ़्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे उस समय एडमिशन में हेल्प कर रहे थे स्टूडेंट्स के। तो मैं जब कॉलेज गई तो कॉलेज में जो पढ़ाई थी वो बहुत अच्छी तो नहीं, आप कह सकते हैं कि कॉलेजेस की क्या हालत है वो तो आप जानते ही हैं। ये एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं था कि मास कम्युनिकेशन में आप एडमिशन लिए, वहाँ पे एक द हिंदू न्यूज़पेपर तक नहीं, हिंदी न्यूज़पेपर तक ना आता हो। तो हमने सोचा कि अब क्या ऑप्शन है, अपने पसंद की पढ़ाई के सब्जेक्ट में मैंने एडमिशन तो ले लिया, अब करना क्या है, यहाँ तो स्थिति ये है। तो जो लाइक माइंडेड हमारे स्टूडेंट्स थे, तो हम लोगों ने सनद स्टार्ट किया। सनद एक स्टडी सर्कल होता था, तो उसमें हम लोग जो भी देश दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, भी घटना, जैसे वॉल स्ट्रीट वाला उस समय में हो रहा था। नहीं, नाटक की नहीं, स्टडी सर्कल में होता था ना कि कॉलेज में क्लासेस के बाद हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते थे कि इस दिन हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे।
कुछ भी चीज़ें हो रही हैं। उस समय में अन्ना मूवमेंट, वो जो एंटी करप्शन मूवमेंट हो रहा था, तो एंटी करप्शन मूवमेंट का क्या है ये, क्या ये मिडिल क्लास का बस ये है या क्या है, अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डिबेट काइंड ऑफ। तो ग्रुप मतलब आप कुछ प्रोफेसर्स को हम लोग बुलाते थे और हम लोग खुद डिस्कस करते थे, कुछ स्टूडेंट्स डिस्कस करते थे। तो ये इस तरह से मेरी शुरुआत हुई सनद से। फिर कॉलेज के इश्यूज़ को लेकर के, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ को लेकर के, तो हम लोगों ने आइसा में से शुरुआत की हम कि किसी भी स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को लेकर के जो मूवमेंट्स है उसमें हिस्सा लेना मैं शुरू की। और जो थिएटर का जो मेरा काम चल रहा था, जो थिएटर में मैं काम कर रही थी, थिएटर का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि पटना के थिएटर का आज भी जिक्र नहीं होता है, जैसे दिल्ली के थिएटर, मुंबई के थिएटर का जिक्र होता है, वैसे पटना के थिएटर्स का जिक्र नहीं होता। तो उस समय के एक्सपीरियंस क्या थे आपके थिएटर को लेकर? थिएटर को लेकर के एक्सपीरियंसेस मतलब शुरुआत में तो आप, मैं कहूँगी कि जो थिएटर जो है मुझे एक वॉइस आप कह सकते हैं कि जो मैं भूल गई थी कि मैं मेरा कोई आइडेंटिटी है, मेरी कोई पहचान है, वो तो मिली। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, परवेज़ अख्तर हैं, संजय उपाध्याय हैं, पुंज प्रकाश हैं, कई सारे हैं, रणधीर हैं, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर जो अलग अलग जगह से पढ़ाई करके भी, और परवेज़ अख्तर जो हैं बहुत सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे है कि वो विजिबिलिटी, वो आप कह सकते हैं कि आपका कहना बिल्कुल सही है कि उस तरह से मतलब थिएटर जितना एक यहाँ रंगमंच इतने लोग करते हैं, उस हिसाब से उनको जो विजिबिलिटी मिलनी चाहिए, उनको जो रिकग्निशन मिलना चाहिए, वो अभी भी नहीं है। लेकिन अभी भी वो ज़िंदा है, हज़ारों साल से अभी भी ज़िंदा है। और पटना के रंगमंच करने वाले जो रंगकर्मी हैं वही इसको ज़िंदा रखें। तो बिल्कुल उदासीनता तो है आज के समय में, जो प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं उस दौर में भी एक अच्छे लिटरेचर के ऊपर, कुछ नई कहानियों के ऊपर नाटक बन रहे हैं और उसको कर रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लेकिन उस तरह से सरकार से वैसा सपोर्ट नहीं मिलता कि अगर सरकार आपको कुछ भी मदद की तो वो आपको अपनी भोपू बनाने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से नाटक करवाएंगे, अपने हिसाब से कि आप ये करो, आप वो करो। लेकिन जो रंगकर्मी हैं, जो नाटक करने वाले लोग हैं, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट के आर्टिस्टिक वर्क में आपका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के समय में हर चीज़ में आप देखेंगे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, उसके अपने राजनीतिक रंग देने की कोशिश जो है, सरकारीकरण करना हर चीज़ का, तो ये जो है वो तो अफेक्ट करता ही है। तो आप मानती हैं कि इस वजह से भी पटना का जो रंगमंच है वो धूमिल होता हो जा रहा है? बिल्कुल, जो एक सपोर्ट इतना आप भिखारी ठाकुर से लेकर के आप देखें तो कई सारे हम लोगों का एक फोक का और एक लोक नाटक का, इसका बहुत हिस्ट्री रहा है, हमेशा से रहा है। और इसको ज़िंदा रखने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं है। और जो कॉमन लोगों के बीच में भी इसका जो प्रचलन होना चाहिए वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं रिसोर्सेज की कमी के वजह से। और ना उस तरह से गवर्नमेंट या सपोर्ट जो होने चाहिए अलग अलग तबके से, वो सपोर्ट नहीं है। फिर भी अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे फेस्टिवल्स लोग अपने डोनेशन से, इन सब चीज़ों से करते रहे हैं। हम भी अभी मैं इतने काम करते हुए भी मैं थिएटर करती रहती हूँ। मुझे लगता है कि वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्पेस है जिस पे बने रहना ज़रूरी है। तो इसी तरह से मेरी शुरुआत हुई थिएटर की, और थिएटर अभी तक मेरी ज़िंदगी में है। और थिएटर के बाद आपने फिर माँ की अभिलाषा को पूरी करने की जर्नी कैसे स्टार्ट की? तो ये सारी चीज़ें तो हुई। मैं उसके बाद स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हुआ 2012 में, 27 साल बाद, जिसकी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। अच्छा, आपने देखा? तो
27 साल बाद स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होता है, उसमें एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी मैं आयशा से, और काफ़ी अच्छा फाइट था वो। तो आप जानते ही हैं कि इसमें भी बहुत सारी, अभी भी जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन होता है बहुत फेयर तो होता नहीं, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है मेरे लाइफ का, वो टर्निंग पॉइंट था कि जब मैं इलेक्शन में जब कंटेस्ट कर रही थी, तो अलग अलग तबके से आए हुए, अलग अलग क्लासेस से आए हुए, अलग अलग जो आप कह सकते हैं कि सेक्शन से आए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी ज़िंदगी को समझना, उनके बीच जाना, और ये अपॉर्चुनिटी मुझे उस इलेक्शन की वजह से ही मिली। मैं सारे हॉस्टल्स में, जो हॉस्टल्स की स्थिति अभी भी जस के तस, मैं अभी भी जाती हूँ जब सरस्वती पूजा और इन सब में हमारे स्टूडेंट्स पूजा वूजा करते हैं, तो मैं जाती हूँ उसमें, तो मुझे इस बात को देख कर के बहुत तकलीफ़ होती है कि जो 2012 में जो स्थिति थी, उससे बदतर स्थिति अभी भी बनी हुई है। अभी भी जो हॉस्टल्स में, अम्बेडकर हॉस्टल चले जाइए, कोई भी हॉस्टल चले जाइए, अभी ना अलॉटमेंट्स हो रहे हैं, ना उनको कॉलेजेस में ठीक से पढ़ाई हो रही है, ना उनको प्लेसमेंट मिल रहा है। तो जो स्टूडेंट्स को एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी जब मैं देखती थी, और एज अ टीचर भी अभी देखती हूँ, तो बहुत तकलीफ़ होती है इस बात को देख करके। तो ये मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन। और उसके बाद आपकी महिलाओं को लेकर जो परसेप्शन थे कि महिलाएं तो बहुत ठीक ठाक जीवन बिताती हैं, उसके बाद जब आपने स्टूडेंट छात्र नेता के तौर पर महिलाओं को देखना शुरू किया, तब नज़रिया बदल गया था, या फिर वही नज़रिया था पुराना वाला जैसे आप माँ को देखती थी? नहीं, मेरी वो तो माँ को तो मैं देखती थी कि बहुत ही सशक्त महिला हैं, और उसमें कोई उनसे ही प्रेरणा लेकर के मैं तौर पर कैसा वही मैं कह रही हूँ कि समाज में अभी भी, जब मैं इलेक्शन लड़ रही थी तभी भी इस बात की बात होती थी कि आज तक पटना विश्वविद्यालय में कोई अध्यक्ष पद के लिए महिला को नहीं नॉमिनेट किया था। तो ये जो है लड़कों का यूनिवर्सिटी है, कौन शुरुआत में आपको मुझे भी इस बात को लेकर के अपने ऊपर डाउट भी हो रहा था कि सच में जो लड़के हैं इनकी ही तो यूनिवर्सिटी है, ये जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं, जिससे चाहे वो मिल सकते हैं, चाय टपड़ी की दुकान पे बैठ सकते हैं, जो मेरी भी इच्छा है। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता था कि ये जो स्पेस है, वो अभी भी पॉलिटिक्स, आप जाओ किसी भी रैली में जाओ, वहाँ जाओ, आपको लड़कियाँ बहुत बहुत कम दिखेंगी, और आप साइड लाइन होते हुए आप खुद को नज़र आएंगे। कि हम जब उस समय में, तो 2012 की बात है, उस समय में हमें भी लगता था कि यार सच में ये जो यूनिवर्सिटी है। लेकिन जब मैं लोगों के बीच जाना शुरू की, वो उन्हीं स्टूडेंट्स के बीच, तो जितना प्यार मुझे मिला और जितना एक्सेप्टेंस मुझे मिला, तो ये चीज़ें भी मेरे दिमाग से भी और लोगों के दिमाग से भी आप कह सकते हैं कि टूटा, कि नहीं, विमेन लीडरशिप यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकते हैं, विमेन कैन बी अ लीडर। ये चीज़ें हम वो मेरे मन में भी था, और जो इलेक्शन के समय में तो और चीज़ें हुई कि लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन वही स्पेस है, स्पेस प्रोवाइड नहीं किया जाता है। किसी भी आप पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी देखिए, किसी रैली में भी देखिए, तो हर जगह आप हर मंचों पे देखिएगा तो बस लड़के ही लड़के नज़र आएंगे, और लड़कियां नज़र भी आएंगी तो उसको चाहेंगे कि हम ही ठीक से रेगुलेट करें। तो वो सारी चीज़ें हम भी देखें, हम भी समझे कि अच्छा, लोग खड़े भी कर देते तो चाहते हैं कि उसका जो रिमोट कंट्रोल हो मेरे हाथ में हो। तो ऐसे लोग भी थे। तो ये जो इलेक्शन था दिसंबर में, अभिलाषा जी, ये दिसंबर 2012 में 8, 9 या 10 को इलेक्शन ओवर हुआ, 10 दिसंबर को शायद, 10 या 8, और उसके 2-3 दिनों बाद ही 12 दिसंबर या 13 दिसंबर को निर्भया गैंग रेप हो जाता। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही ये आती है। तो ये जो निर्भया होना, जो वो मेरे लिए बहुत, मतलब मैं बहुत उससे अफेक्ट हुई, वो जो हुआ। तो मुझे लगा कि ये तो हमारी जैसी लड़की हैं, और ये कि अपने दोस्त के साथ गई फिल्म देखने के लिए, और उनके साथ इस तरह की विभत्स और बलात्कार कर दे रहे हैं। उसके बाद भी निर्मम आप कह सकते हैं कि उनका मौत
और उसके बाद लोग उन्हीं को बोल रहे हैं कितनी रात को फिल्म देख क्या करने गई थी, लड़के के साथ क्यों गई थी। बहुत सारी चीज़ें इस तरह के स्टेटमेंट्स आने लगे। तो मुझे लगा कि समाज कितना अभी भी मतलब इसके साथ खड़े होने के, लड़कियों को लेकर के किस तरह से उनकी मौत हो गई है, फिर भी ऐसी बात कर रहे हैं। क्या उनको राइट नहीं था कि वो अपने दोस्त के साथ या अपने पार्टनर के साथ जो भी हों वो उनके साथ वो घूम सके? या रात में जाना कैसे अनसेफ कौन बनाया? रात में निकलना अनसेफ है या रात को अनसेफ बनाने के ऊपर सवाल होना चाहिए कि आज लड़कियां रात में निकल नहीं सकती हैं, कहीं घूमने जा नहीं सकती। तो इसका मतलब ये जो पब्लिक स्पेस है लड़कियों के लिए है ही नहीं। आप घूम नहीं सकते हैं, आप सिनेमा नहीं देख सकते हैं, आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ये दुनिया कितना बड़ा एक केज है लड़कियों के लिए, और आज उनके मौत के बाद भी उन्हीं को बोला जा रहा है। तो उस मूवमेंट में मैं हिस्सा ली, और उस मूवमेंट में मैं जेंडर के सवाल को, जस्टिस वर्मा कमेटी जैसे मैरिटल रेप को लेकर के भी उसमें एक ये था, प्रावधान था। तो जब मैं कैंपेन करने के लिए जा रही थी कॉलेजेस में, गर्ल्स हॉस्टल में, तो लोग बोल रहे थे, लड़कियां ही बोल रही थी, मैरिटल रेप कैसे होगा? पति का तो अधिकार है ना कि वो कुछ भी अपनी पत्नी के साथ कर सकता है, सेक्सुअल फेवर चाहिए होगा उसको। तो कंसेंट की बात, एजेंसी की बात कोई नहीं करता है कि अगर मैरिटल रेप के बारे में सोच भी नहीं सकता ये समाज। अभी भी लोगों को लगता है अभी भी नहीं सोचता कि हाँ, मतलब शादी हो गई तो उनका राइट है कि आपके साथ कुछ भी कर सके। तो ये इस समय में हम लोगों ने एक नाटक तैयार किया था, हमारे हिरावल की टीम थी, बेखौफ आज़ादी नाटक। तो उसमें हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक तैयार किया था, जिसमें हम लोगों ने महिलाओं के सवालों को ही लेकर के कि महिलाएं कहीं बाहर जा रही हैं तो किस तरह से उसके ऊपर कमेंट किए जाते हैं कि ये ऐसे क्यों सोई हुई है पब्लिक स्पेस में, बाहर में, पार्क में। मैं आपको बता रही हूँ अभिलाषा जी, मैं कभी कभी सोचती थी कि कितने अच्छे से गांधी मैदान में पहले ग्रास हुआ करता था, जो अभी धूल में तब्दील हो गया है। तो बहुत सारे जो लोग थे ऐसे ही धूप में यूं ही बैठा के, गमछी बिछा करके यूं ही बैठे हुए हैं, धूप लगा रहे हैं, कोई चाय बेचने वाला आ रहा है, चाय पी रहे। मेरी भी इच्छा थी, मैं भी एक किताब रख ली थी, नागार्जुन की किताब थी, और मेरे पास दुपट्टा था, एक एक्स्ट्रा दुपट्टा मैं बिछा करके वहाँ बैठी पढ़ने के लिए। मुझे लगा कि ये हम भी पढ़ सकते हैं, जब इतने सारे लोग गांधी मैदान में बैठे हैं, मैं भी बैठ सकती हूँ। और मैं बस बैठी थी, बस किताब लेके। मैं आपको बता रही हूँ कि इतने सारे लोग आसपास घूमने लगे। तब मुझे लगा कि ये गांधी मैदान जो है वो लड़कों के लिए है, या लड़की किसी लड़के के साथ बैठी है तो ही वो बैठ सकती। उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे कि किसके साथ बैठी हुई हो, और मैं यूं ही अकेले बैठी हुई। तो वहाँ से कुछ लोग आए, आप अकेले क्यों बैठी हुई हैं? क्या लड़कियां अकेले यूं ही बिना काम के कहीं धूप में बैठ नहीं सकती हैं? तो ये सवाल है, ये सवाल और ज़्यादा मुझे देखने को मिला जब ये निर्भया के बाद भी जहाँ भी जाती थी तो वहाँ पे यही बात बोलते थे कि अच्छा वो क्यों गई इतनी रात को। और एक परसेप्शन भी बन गया था उस समय कि लड़कियां घर से बाहर अकेले नहीं जाएंगी, अकेले नहीं जाएंगी। और भी ज़्यादा उस समय में मेरी बहन का दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया था, घर के लोग उसको जाने नहीं दिए। उनको बोले कि आप कैसे, नहीं जाना है, दिल्ली तो अनसेफ हो गया, दिल्ली तो अनसेफ है, लड़कियों के लिए अनसेफ है, वो जगह ठीक नहीं है। तो सिक्योरिटी के नाम पे क्या होता है कि लड़कियों को पिंजरे में बंद करने की बात होती है। तो ये मूवमेंट मेरे लिए बहुत ही मेरे लिए लाइफ टचिंग था, और इसी वजह से मेरा ग्रेजुएशन होने ही वाला था। तो मैं टिस में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में जेंडर स्टडीज़ की पढ़ाई के लिए मैं अप्लाई की।
तो मेरा हो गया जेंडर स्टडीज़ में। तो और यहाँ तो मेरा पूरा पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट हो गया था। स्टूडेंट एक्टिविज़म में मैं ये 3 साल तक कॉलेज में जब थी तो स्टूडेंट एक्टिविज़म में थी। मेरी भी इच्छा थी कि मुझे भी ऐसा लगता था कि पढ़ाई तो लोग कहीं से भी कर सकते हैं, मैं तो इतना कुछ अपने से पढ़ ले रही हूँ। मेरी इच्छा नहीं थी जाने की कि मैं क्यों जाऊँ, इतना अच्छा मैं काम कर रही हूँ, स्टूडेंट एक्टिविज़म में इतनी एक्टिव हूँ, इतने इम्पोर्टेंट सवाल पे मैं काम कर रही हूँ। तो मेरी माँ का कहना था कि नहीं, पहले पढ़ाई कर लीजिए, फिर आपको पॉलिटिक्स ही करना है, जो भी करना है वो आप करिएगा लाइफ में। लेकिन इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है जिसको लेकर के आप 3 साल तक लड़ती रहीं कॉलेज में कि अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, सारी सुविधाएं स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए और अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं जाना चाह रही। स्टूडेंट इलेक्शन जब चल रहा था या जब आप छात्र नेता थी, तब माँ का क्या कहना था? माँ का किस तरीके से सपोर्ट था उस समय? कैसी माँ के साथ आपकी तालमेल बनती थी? आप माँ के साथ आके डिस्कस करती थी सारी बातों को कि ऐसे ऐसे हो गया सोसाइटी में, ऐसे ऐसे मैंने बात कहा, ये सब डिस्कस होता था? जैसे हम लोग, माँ ही हम लोग के लिए दोस्त होती है, तो हम लोग माँ को कहते हैं मम्मी आज ना ये हो गया है, मेरे को फलाना आदमी ऐसे बोल रहा था, मैंने सर को ये बोला है। तो आपके साथ भी ऐसा होता था? एकदम आप सही कह रही हैं। तो शुरुआत में जब मैं कॉलेज गई तो माँ का तो यही कहना था कि एक तो पहले ही तुमको लेकर के इतना बवंडर मचा हुआ है पूरे खानदान में। उसके बाद मैं जब नाटक करना शुरू की तो हाँ, और नाटक को भी लेकर, क्योंकि एक है आजकल के बिहारी फैमिली में क्या है, आजकल क्या, पहले तो और होगा कि अभी भी एक बच्ची अगर डांस क्लास भी जाना चाहती है तो उसको लेकर भी, अरे बेटा तुम पहले पढ़ाई कर लो, फिर बाद में जो करना होगा करना, या फिर ससुराल जाके करना। तो माँ का क्या रिएक्शन था जब आपने नाटक करना स्टार्ट किया? नाटक करना तो शुरुआत में तो जब नाटक कर रहे थे तो ऐसा कोई ये नहीं था। मैं तो कहने में आसान, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट को अरे नाटक तो पार्ट है हमारा हमारे कोर्स का पार्ट है। तो शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन जब मैं नुक्कड़ नाटक करने के लिए शुरू की, नुक्कड़ों पे जब ये नाटक बेखौफ आज़ादी और ये सब, तो फ़ोटोज़ वोटोज़ कुछ छपने लगे तो कुछ उनको फ़ोन करके बोल रहे तुम, हाँ आपकी बेटी तो रास्ते पे नाचती फिरती है, ये चीज़ें। तो पिताजी यहाँ तो रहते नहीं थे, तो कोई भी चीज़ मैं करूँ तो उसके सोल जिम्मेदार जो है माँ हो जाती थी। तो समझा बुझा के नेगोशिएट तो आपको करना पड़ता है, क्योंकि हमारे समाज में जो हमारे पेरेंट्स भी हैं इसी समाज से आते हैं। तो उनको समझाने के बाद जब आप डिस्कस करते हैं चीज़ें तो वो भी समझती हैं। नाटक देखने भी आई वो एक बार, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो ये नई तो है, क्योंकि लड़कियों के लिए ये सारी चीज़ें तो उनके बॉक्स में होता नहीं ना है, किसी के भी पेरेंट्स के बॉक्स में उनका यही रहता है कि अच्छे से पढ़ाई कर ले, अच्छे से रह ले, अच्छे से ये हो जाए। कोई भी ऐसी चीज़ें जो बॉक्स में ना हो वो करें आप, तो इम्बैलेंस तो होता है। तो लेकिन नेगोशिएट करने से, बातचीत करने से तो वो बहुत सपोर्टिव रहीं। पापा कैसे रहे? पापा भी सपोर्टिव थे? पापा शुरुआत में तो हमारे साथ थे नहीं। उनका जॉब जो रहता था, उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगहों पे रहती थी। तो वो जब आते थे तो थोड़ा सा डिसिप्लिन ज़्यादा हो लेते थे टाइम पे आ जाना, ये करना। लेकिन जब स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन की बारी आई, उससे पहले तो चीज़ें ठीक है, पापा रहते हैं, कितने कभी आएंगे महीने में 2-4 दिनों के लिए आएंगे, उस दिन थोड़ा ध्यान रख लेना है, बाकी चीज़ें तो माँ जानती थी। तो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के लिए जब ऑफ़र आया तब तो वो न्यूज़ का पार्ट था और ये सारी चीज़ें सब कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे था। तो जब मैं घर में आई बात करने के लिए, माँ को तो मैं बता ही दी थी कि मैं इलेक्शन लड़ने के बारे में सोच रही हूँ। माँ बोली कि पापा से बात कर लो, पापा से, हमसे क्या बात करना है। ये हम लोगों की मिथिला में एक होता है, जाने बाप जाने बेटी। मम्मी कोई भी बात उनको रिजेक्ट करना हो या मतलब अपने आप को अलग करना हो तो यही बोल, जाने बाप जाने बेटी। तो पिताजी से जब मैं बात करने के लिए गई तो बोले कि तुम्हारा टांग तोड़ देंगे इलेक्शन लड़ी तो। तुम्हें समझ में आता है कि पटना विश्वविद्यालय में हम लोगों के समय में ही इतना मार धार सब कुछ होता रहता था और तुमको इलेक्शन लड़ना है। तो
तो हम इलेक्शन तो लड़ेंगे पापा, हमने डिसाइड किया है और कुछ नहीं होगा, समझाने की कोशिश की। तो जो सामने में जो इलेक्शन जिसके सामने मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ वो पता है एमएलए का बेटा है, विधायक का बेटा है, तो कितना खर्च करेगा, और हम लोग साधारण परिवार के लोग हैं और ये हैं, ये सब मत करो, वो लोग बड़े लोग हैं, ये हैं, ऐसे करके। तो हमने बोला कि नहीं इलेक्शन तो लड़ेंगे। और मैं 6, 7, 8 दिन तक तो उनका शुरुआत में तो उनको लगा कि डर एक होता है, और हर रोज़ बमबाजी सब आप कॉलेज में अभी भी देखते हैं, तो पेरेंट्स को तो ये डर रहता ही है, और लड़कियों के पेरेंट्स को तो और ज़्यादा डर। तो उन्होंने शुरुआत में तो रिएक्शन था, लेकिन धीरे धीरे उनको अच्छा लगने लगा। वही मेरे स्टेटमेंट्स पढ़ते थे, कुछ वीडियोस, कुछ पैनल डिस्कशंस होता रहता तो वो भी सुनने लगे। तो पेरेंट्स भी बदलते हैं आपके साथ में, थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, धीरे धीरे बदलते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, वो भी समझे, वो भी धीरे धीरे साथ हुए। थोड़ा आप छोड़ देते हैं बातचीत करना, ये कर देते, बंद करते, तभी दिक्कत होती है। तो हर चीज़ में, हर नई चीज़ में आपको संघर्ष तो है, चाहे वो अपने स्पेस पे तो और ज़्यादा। बाहर में नारा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी जा कर के मंच पे से बड़े बड़े भाषण आप दे लेंगे, लेकिन पर्सनल इज़ वेरी पॉलिटिकल मेरे हिसाब से। अगर आप पर्सनल लाइफ में वो सारी चीज़ें जो आप मंच पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, वो आप अपने घरों में, अपने ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो आपकी सोच पे मुझे क्वेश्चन मार्क तो है। तो मैं अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी जैसे मैं सोचती थी, और घर से हमेशा टॉम एंड जेरी वाले रिलेशंस तो होते ही रहते हैं, अभी तक है। तो कभी प्यार है, कभी दुलार है, कभी किसी बात को लेकर के रिएक्शंस हैं, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। जब आप कुछ नया करेंगे, कुछ आप रूढ़िवादिता से अलग हट करके करेंगे, तो वो होगा ही। टाटा में जॉब लगने के बाद, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ये इंस्टीट्यूट है। हाँ, तो उसमें जॉब लगने के बाद फिर आपने कैसे किया? मैं तो मास्टर्स करने के लिए मैं गई थी, मास्टर्स करने के लिए। बीए तो यहाँ से हुआ मेरा, मास्टर्स मैंने जेंडर स्टडीज़ से हैदराबाद में, टिस हैदराबाद से मैं की। तो वहाँ का एकदम ही कल्चर अलग था, अलग अलग कल्चर के स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पे, बिहार से जाके पूरा हैदराबाद में और टिस में, और इतना इलीट काइंड ऑफ कल्चर। स्टीफेंस से कुछ स्टूडेंट्स आए हुए हैं, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, और आप एक छोटे से कॉलेज, पटना कॉलेज से वहाँ चले जाते हैं। तो फिर आपकी जर्नी फिर से शुरुआत होती है कि आप फिर से सेल्फ डाउट में जाते हैं कि भाई साहब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से लोग आए हुए हैं, आप कहाँ स्टैंड करेंगे। लेकिन पढ़ाई के दौरान मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही। टिस में भी, वुमेन स्टडीज़ में भी मैंने बहुत अच्छा किया। फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट आए तो मुझे लगा कि यस आई एग्जिस्ट, कि हम कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा। 1, 2, 3 मतलब फर्स्ट 3 में रहा। तब मुझे लगा कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हम बिहार से आए हैं, अच्छी अंग्रेज़ी शायद उनके हिसाब से नहीं बोल पाते हैं, तो शायद मुझे अपने में सेल्फ डाउट। अंग्रेजी क्या, हमें तो कहते हैं तुम्हें तो हिंदी भी नहीं आती। हाँ, हिंदी भी नहीं आती है। हर चीज़ आप लोगों का स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, सब कुछ पुल्लिंग होता है। इतने जेंडर्ड लैंग्वेज है। मैं तो कभी कभी सोचने लगती हूँ कि भाषा भी कितने जेंडर्ड हैं। ट्रक पुल्लिंग है, बस स्त्रीलिंग है, और इस बात को जानने नहीं जानने से आपकी विद्वता पे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये बहुत बहुत ही क्वेश्चनेबल है। अब भाषा में कोई जेंडर नहीं होने चाहिए थे, हाँ है। और इससे आप कितनी विद्वान हैं, वो उस पे ये इलीट और जो आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज को लेकर के जो बहुत कॉन्शियस रहते हैं। लेकिन लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत तो है, आप अपने आप को बेहतर करें, लेकिन लैंग्वेज की वजह से आप कमतर आप खुद को फील कर रहे हैं और लोग आपको कमतर फील करा रहे हैं, ये बहुत गलत है। तो उस जगह पे ये बिहारी अपने बिहारी आइडेंटिटी को लेकर के कई बार होना पड़ा कि बिहारी ऐसे करके भी कुछ लोग, तो उस समय भी आपको स्टैंड लेना पड़ता है अपने लिए। तो ये चीज़ें हुई। फिर वहाँ पे मैं थी तो हैदराबाद में
HCU में ये रोहित वेमुला जो है उनका सुसाइड होता है, वो एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर था। उसमें फिर मैं समझने की कोशिश की कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे, वहाँ सब पे भी कितने डिस्क्रिमिनेशंस जो हैं, भेदभाव जो हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जेंडर के नाम पे कितने डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं। और इस डिस्क्रिमिनेशन को जो सह नहीं पाते हैं, जो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वो एक तरह का मर्डर ही है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर ही है। तो उस मूवमेंट में भी मैं हिस्सा ली और ये मेरा 2 साल का जर्नी रहा टिस में। और हैदराबाद के कल्चर को समझना, एक अलग तरह के कल्चर को, उसमें पूरी तरह से इस्लामिक और हिंदू कल्चर, वहाँ का जो है, वहाँ के सोसाइटी को समझना। मैं जिस घर में रहती थी, वो मेरे जो लैंडलॉर्ड थे वो मुस्लिम थे। तो एक मुस्लिम को लेकर के जो एक परसेप्शन, तो एक जो परसेप्शन जो समाज में है ना, एक दूसरे को हेट करना, ये करना, वो जो बचपन से ही है कि ये अलग हैं। जब आप साथ होते हैं तो अब आपको समझ में आता है कि हमारी दुख, हमारे सुख, हम लोग सब कितने सिमिलर हैं। हो सकता है कि हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हों, एक दूसरे को कल्चरल को सेलिब्रेट करना कितना ज़रूरी है कि हमारे कल्चर को या उनके कल्चर को जब तक एक साथ मिल करके, तो वो चीज़ें भी मैं बहुत सीखी वहाँ पे। कि एक जो परसेप्शन रहता है कि मुस्लिम फैमिली ऐसे होते हैं, मुस्लिम महिलाएं ऐसे सोचती हैं, वो कितनी एम्पावर्ड होती हैं, ये सब चीज़ें मेरा जो एक तरह के, क्योंकि बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक मैं बिहार में ही रही थी, तो उसके बाद दूसरे शहर में जाना, दूसरे राज्य में जाना, तेलंगाना बना था उस समय में, तो ये सारे मूवमेंट में, वहाँ के भी मूवमेंट में मैं पार्टिसिपेट कर रही थी। तो उस समय में वहाँ पे ट्रांसजेंडर को लेकर के, सेक्सुअलिटी को लेकर के जो भी मूवमेंट हो रहे थे, तो मैं उस जगह के जो लाइफस्टाइल है हैदराबाद में, मेट्रो लाइफस्टाइल जो है, मेरा तो ऐसा नहीं था। यहाँ पटना में, बिहार सहरसा से पटना आई और पटना से मेट्रो में, तो उनका जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था, और सब मिल कर के किस तरह से तेलुगु, जो हिंदू थे, जो मुस्लिम थे, सबके कल्चर कितने एक दूसरे के से डिपेंडेंट थे। और एक बहुत ही मतलब हम ये सोच नहीं सकते थे कि एक तेलुगु कल्चर को भी समझने का, और एक जो हैदराबादी जो कल्चर है वो जो है समझने का हमको मौका मिला। वहाँ के फूड को एक्सप्लोर किया, मुझे फूड एक्सप्लोर करना, और कभी भी वक्त मिलता था तो मैं कहीं घूम के आती थी, पैसे कुछ बचा करके मैं आसपास वारंगल कहीं पे मैं घूम के आई। तो वो टिस में हमारा एक जो ग्राउंड विज़िट होता था, तो गांव में मैं रही वहाँ के 15 दिनों तक। वहाँ पे कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के गांव में वहाँ के लोगों के साथ रही। लैंग्वेज नहीं आता था, तो वहाँ के कल्चर को, वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करना, तो हमें लगा कि कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कितने चीज़ें हम लोग उनसे सीख सकते हैं। जो एक डिफरेंस है साउथ में, नॉर्थ में, जो एक लोगों ने क्रिएट करके रखा है कि नॉर्थ इंडियन अलग हैं, साउथ इंडियन अलग हैं, लैंग्वेज उनका अलग है, उनके कल्चर अलग है। जब आप जाते हैं तो आप जब तक इंटरेक्ट नहीं करते हैं तभी ये अलगाववादी सोच आपकी रहती है। लेकिन वो सब सारे एक्सपीरियंस बहुत। आपकी संघर्ष की कहानियाँ आपकी लाइब्रेरी से भी शुरू होती है, तो हम उस लाइब्रेरी को भी देखना चाहते हैं, क्योंकि आपने बताया कि मेरी एक लाइब्रेरी है, तो प्लीज़ आप अपनी लाइब्रेरी तक हमें ले चलिए और प्लीज़ वो लाइब्रेरी दिखाएं। लगता है कि हर लड़की के पास एक अपना एक छोटा सा कोना तो होना चाहिए जहाँ वो एकांत में कुछ लिख सके, पढ़ सके, बैठ सके ना। तो इसके लिए ये स्पेस जो आप यहाँ बैठी है, यहाँ पे हम कई बार पढ़ते या कुछ चीज़ पे रिहर्सल करते यही सो जाते कभी कभी। हम ज़्यादातर दिन तो हम यही सोते हैं। ये आपकी बचपन की तस्वीर है? नहीं, ये कौन की तस्वीर है? ये माँ की बचपन की तस्वीर है। मतलब वही जब टीनेज होंगी वो तब की तस्वीर है उनकी, वही है उनकी है। तो मैं जब बनवा रही थी तो मैं ये फ्रेम के लिए यहाँ तक ये स्पेस छोड़ा है, क्योंकि आज जो भी चीज़ें लाइफ में मैं कर पाई हूँ उनका बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में। तो उनको देखना, उनको अपने आसपास देख पाना, इसलिए मैं ये। और यहाँ ज्योतिबा और फातिमा शेख, ये दोनों शेख और सावित्रीबाई फुले, हाँ, ये मेरे लाइफ को बहुत इंस्पायर करती आई हैं। तो मैं जब टीचिंग शुरू की
तो उनके लाइफ को भी मैं बहुत एडमायर करती हूँ कि उन्होंने कितने ऐसे समय में, आज से 200 साल पहले आप सोचिए, उस समय में 200 साल पहले लड़कियों की पढ़ाई के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया कि जो लोग थे उनके ऊपर कीचड़ फेंक रहे थे, ये कर रहे थे। तो ऐसे वक्त में आज लड़कियां हम और आप पढ़ पाए हैं इनकी जैसी इन जैसी महिलाओं की वजह से ही। तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में जानना, उनके लाइफ को सेलिब्रेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, वो दिव्या एंड सूरज। आपकी हाल फिलहाल में शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन बनी है आप। और आपने जब शादी की तो आपके साथ इनकी फ़ोटो थी। हाँ, उसके पीछे का कारण क्या, पहले मैं ये जानना चाहूँगी। हाँ, ये हमारी एक स्टूडेंट ने बना के दिया, सोनी नाम है उनका। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के है। पता नहीं कितना सोचते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता कि इतना प्यार और इतने अच्छे से बना करके उसने। मैं जब खोल रही थी तो मुझे बहुत खुशी हुई ये देख करके। इनको पढ़ाए फिर दोनों मिल करके लड़कियों की पढ़ाई के लिए कितने ताने सुने, घर से इनको निकाल दिया गया क्योंकि इनके बच्चे नहीं थे। और इन दोनों ने इतने संघर्ष किए और समाज को कुछ दे के गए। और इनकी लाइफ ही, इनकी जो जर्नी रही, इनकी जो आप कह सकते हैं कि एक मैरिटल लाइफ जो इनकी रही, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में, मैं अपने जो नए फेज़ में शुरू कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के, तो मैं और जो मेरे पार्टनर हैं सूरज जी हैं, मैं चाहती हूँ कि उनके जैसी लाइफ में हमारी भी हो। मतलब हम समाज के लिए भी कुछ करें और एक दूसरे से भी प्यार बना रहे इसी तरह। तो ये लव मैरिज थी? बिल्कुल, हर मैरिज में लव ज़रूर होना चाहिए। बिना लव के जो अलग अलग कारणों से जो मैरिज होते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक है। जो पैसे दान दहेज लेके लड़कियों का आँख नाक हाइट देख करके, जाति देख करके, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। जो देखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है प्रेम, एक दूसरे के प्रति कितना रिस्पेक्ट है, कितना प्रेम है। उन सारी चीज़ों को ये चीज़ कहीं नहीं दिखता शादियों में। वो कितने पैसे गिने हैं, कितना बड़ा आदमी है, कितने बंगले हैं, इन चीज़ों पे फोकस होती है शादियाँ। तो हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसी शादी हो जिसमें हम दोनों इक्वल हों। हमारा कोई माइग्रेशन ना हो, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहीं करें, कोई विदाई और कोई ये चीज़ें ना हो, वो भी अपने घरों का ख्याल। हम दोनों के लिए अब दोनों घर इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा कोई ये सब भी ना हो कि हम कोई सामान है कि कोई उठा करके किसी को दे दिया, और ये सारी चीज़ें होती हैं ना। तो मुझे ऐसा लगा कि एक सिंपल शादी करें। अब दोनों की जिम्मेदारी होगी अपने ज़िंदगी को भी चलाने के लिए, अपने परिवार को भी चलाने के लिए। तो यही है, आज आप मेरी शादी हुई, आप मैं खुद अपनी लाइब्रेरी में आपको दिख रही हूँ। इंटरकास्ट मैरिज आपकी हुई है। हाँ। तो घर परिवार का, पापा का तो नहीं ही होगा, जो चाचा चाची हैं, रिश्तेदार हैं, उनका क्या रिएक्शन था इंटरकास्ट मैरिज होने के कारण? देखिए, ये आपको ये भी चीज़ें मैं बता देना चाहूँगी कि मुझसे पहले, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से पहले मेरी बहन की शादी हुई, छोटी वाली बहन की शादी हुई, और उसने भी इंटरकास्ट शादी की। और तो एक्सेप्टेंस है इसके लिए? वही मैं बता रही हूँ आपको कि जब शुरुआत में जब मैं उसकी शादी हो रही थी तो बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे थे, जो कभी भी माँ के जाने के बाद आपका कोई ख्याल करने वाले नहीं होंगे। वो लोग जो हैं वो आपको बहुत तरह से ह्यूमिलिएट करने की कोशिश, और ये सारी चीज़ें हुई। और हम बड़े थे, हमने शादी नहीं की। मुझे लगा कि जिनको जब प्रेम हो तब शादी करनी चाहिए, उसके लिए कोई हायरार्की देखने की ज़रूरत नहीं कि अभी आपको करनी है उसके बाद आपको करनी है, ऐसी बात। तो उस वक्त मैंने बहुत झेला। मैं ऐसे लोग का चेहरा भी सामने आ गया कि कौन लोग आपके खुशी में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जाति की वजह से, इसकी वजह से। तो वो तो हमने देखा ही, वो तो हम बहनों ने खूब फेस किया। फिर भी हम लोग आगे बढ़े,
हम लोगों ने आज आज उसकी बेटी है, बहुत अच्छा फैमिली है, दोनों आगे बढ़ रहे हैं, दोनों घर के काम को भी साथ करते हैं, बाहर भी वो लोग दोनों आगे बढ़ रहे हैं। आज मेरी बहन बहुत अच्छा अपने अपने सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे होने के बाद जो लड़कियों की ही जिम्मेदारी होती है, आज आप देखेंगे कि हम सब उसको मिल कर के पाल रहे हैं, चाहे वो उसके पार्टनर हों, अभिषेक जी हों या हम हों। ये कोई एक महिला की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी नहीं है हमारे यहाँ। तो ये चीज़ें हिम्मत से बदलती हैं, नहीं तो उनके बारे में सोचते सोचते आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे और उनको खुशी होगी। आप अगर दुखी रहेंगे तो उनको बहुत खुशी होगी। तो हमने ऐसे लोग जो आपकी खुशी में शामिल नहीं हैं, आपके दुख में आपके साथ नहीं खड़े हैं, तो उनके बारे में सोचना मुझे कोई ज़रूरी नहीं लगता। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी थी। लेकिन मैम, आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो वो आधी आबादी जो है, जो आपको देखकर कुछ ना कुछ सीखती हैं, आपको फॉलो करती हैं, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी उनके संघर्ष भरे जीवन में? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ये हम एकदम नहीं कहेंगे कि ये इफ़ेक्ट नहीं करता है कि लोग क्या कहते हैं। लोग कहते रहेंगे, कभी अच्छा कहेंगे, कभी बुरा कहेंगे। उनके परसेप्शन के ऊपर अपनी ज़िंदगी को के फ़ैसले ना लें। अभी मैंने शादी की या ये की तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से वेलकमिंग थे, बहुत खुश थे, और बहुत लोगों ने ट्रोल भी किया जाति और ये इन सारी वजहों से। तो आप इन चीज़ों को लेकर के अपने लाइफ में डिसीजन ना लें। लोग कहते रहेंगे, आप अच्छा करो फिर भी कहेंगे, कुछ भी करो तो अपने लाइफ को अपने ढंग से जियो। हो सकता है वो गलत ही, कई बार हो सकता है कि आपको लगे कि आपने फ़ैसला जो लिया गलत लिया या ये लिया, कम से कम ये तो संतुष्टि रहेगी कि आपने ये जो फ़ैसला गलत हो या सही हो, वो आपका फ़ैसला था। आपकी ज़िंदगी अच्छी है बुरी है वो आप गिरेंगे। हम कई बार गिरे। ये मेरी जो कहानी आप अभिलाषा जी बात कर रही हैं, इसमें गिरने की कहानी ज़्यादा है, फेल होने की कहानी ज़्यादा है। लोग तो पॉलिटिकल लाइफ देखते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन कितने संघर्ष, कितने लोगों की बातें सुनने पड़े ज़िंदगी के अलग अलग टाइम में। कभी कभार अकेला भी फील होता है कि आई एम रियली अलोन इन माई, लेकिन कितने सारे लोग जो आपसे खून से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वो आपको प्यार कर रहे हैं, जो हम जानते भी नहीं हैं जिनको, तो उनके लिए भी नहीं, आप अपनी खुशी के लिए, समाज के लिए आगे बढ़ें। और ऐसे लोग बोलते रहेंगे, बोलने के बारे में ना सोचें। बोलने के बारे में